तो प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे एंट्रोपी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। एंट्रोपी का फॉर्मूला था अपने पास क्या, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन आपके पास क्या था टी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्यू की वैल्यू क्या आ गई थी अपने पास, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और जो डेल्टा ई है उसको अपन क्या कहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो भी एक स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन सीवी डी टी। एन नंबर ऑफ मोल्स, सीवी होता है आपके पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डी टी आपके पास क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। अपन इंटीग्रेशन करेंगे इनका, लिमिट T1 से T2 और इसका V1 से V2, तो अपने पास फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, बी एस इक्वल्स टू 2.303 एन सीवी लॉग बेस 10 T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR लॉग बेस 10 V2 अपॉन अपने पास क्या आ गया V1। अब अगर आपको कह दे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी कैलकुलेट करो, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में एंट्रोपी कैलकुलेट करो तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, दैट डी एस इक्वल्स टू 2.303 एन आर सॉरी एन सी वी लॉग बेस 10 T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग बेस 10 V2 अपॉन अपने पास क्या आ गया था, V1 आ गया था। अपने को देखना है कि एंट्रोपी का फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस में, इन आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो वहां पे क्या रहता है, T1 इक्वल्स टू क्या रहता है, T2। मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्लीट होती है। डेल्टा टी की वैल्यू क्या रहती है अपने पास, 0 रहती है। T1 और T2 आपके पास इक्वल हो गए, तो T1 और T2 इक्वल हो गए तो अपन कैसे लिखेंगे, दैट डी एस इक्वल्स टू 2.303 एन सी वी लॉग बेस 10, ये भी आपके पास T1 हो गया, ये भी आपके पास T1 हो गया, प्लस क्या आएगा 2.303 एन आर लॉग बेस 10 V2 अपॉन अपने पास क्या आ गया, V1। T1 सेम है, टेम्परेचर तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 1 आ जाएगा। लॉग बेस 10 1 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी रहती है अपने पास, उसकी वैल्यू अपने पास रहती है 0। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, 0 हो जाएगी। तो डीएस यानी कि एंट्रोपी का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, 2.303 एन आर लॉग बेस 10 V2 अपॉन क्या आ गया, V1। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर कभी भी पूछे कि एंट्रोपी का फॉर्मूला कैलकुलेट करो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डी सॉरी वैल्यू कैलकुलेट करो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी एस इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग बेस 10 V2 अपॉन क्या आ जाएगा, V1। अकॉर्डिंग टू वाइटल इक्वेशन अपने को पता है कि दैट P और V में क्या रिलेशन, पीवी इक्वल्स टू क्या है अपने पास, एनआरटी। टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है, आर एक गैस कांस्टेंट है और एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स वो भी कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मींस पी और वी में क्या रिलेशन होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि अपन इसको ऐसे लिखेंगे दैट पीवी इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया, कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, तो या तो आप इसको ऐसे लिखोगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन V, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन P, है ना, एक ही बात है। मीन्स अगर इसको आप ऐसे लिखते हो कि दैट V1 अपॉन V2 वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल्स हो जाएगा P2 अपॉन P1 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो V1 अपॉन V2 लिखोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, दैट P2 अपॉन P1। तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, V2 अपॉन V1 आ रहा है, तो डीएस का फॉर्मूला प्रेशर के रिगार्डिंग कभी आपको पूछ ले तो 2.303 एनआर लॉग बेस 10 अपने पास क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2। आपको कहते प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे डीएस इक्वल्स टू 2.303 एनआर लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। आपको कह दे कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पहले वॉल्यूम 10 लीटर था, अब वॉल्यूम आपके पास 20 लीटर हो गया, तो आप एंट्रोपी कैलकुलेट करें तो 2.303 एनआर लॉग बेस 10 V2 अपन क्या आ जाएगा अपने पास, V1 आ जाएगा। तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रेशर के रेस्पेक्ट में देखें तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे P1 अपॉन P2।
दोनों ही जो है वो किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी हो तो अपन ऐसे करते हैं। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का हो गया। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस का। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में और दूसरा किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के, सॉरी प्रेशर के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट होते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मीनिंग क्या हो गया कि वो प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंप्लीट हो, जहां पे वॉल्यूम आपके पास क्या रहे, कांस्टेंट रहे ना। कांस्टेंट वॉल्यूम मींस आपके पास क्या होगा, V1 जो है वो V2 के इक्वल होगा, यानी कि डेल्टा V जो है वो आपके पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। उस प्रोसेस को अपन कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक भी आता है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे V2 और V1 की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, तो DS का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, DS इक्वल्स टू 2.303 NCV log base 10 T2 upon T1 प्लस 2.303 NR log base 10 V1 अपॉन ही क्या आ जाएगा आपके पास, V1 आ जाएगा। दोनों वॉल्यूम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो DS का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, 2.303 NCV log base 10 T2 अपॉन T1। तो आइसोकोरिक प्रोसेस पे अगर आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी हो तो अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। आइसोथर्मल पे करनी हो तो अपने पास ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, अपन किससे कैलकुलेट करेंगे, इस वाली टर्म से कैलकुलेट। तो ये एंट्रोपी का कैसे कैलकुलेशन करा जाता है, आपको वैल्यू गिवन होगी टेम्परेचर की, आपको वैल्यू गिवन होगी वॉल्यूम की, कि पहले जो है आपके पास वॉल्यूम इतना था, आपने हीट करा इसको, तो वॉल्यूम आपके पास इतना हो चुका है, तो अब आप एंट्रोपी कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला क्या लगेगा, DS इक्वल्स टू 2.303 NR log base 10 V2 अपॉन V1। कहते प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंप्लीट हो रहा है। पहले प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो आपके पास इतने केल्विन था, अब टेम्परेचर इंक्रीज होकर इतने केल्विन हो गया, तो आपको क्या करना है कि एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो DS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303 NCV log base 10 T2 अपॉन T1। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ये आ गया, प्रेशर के रेस्पेक्ट में क्या आ गया था, P1 अपॉन P2 आ गया था, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा अपने पास, V2 अपॉन P1। तो ये एंट्रोपी कैलकुलेट करने के फॉर्मूले होते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। चेंज इन एंट्रोपी और गैसेस, कि क्या क्या करें तब एंट्रोपी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी यानी कि पॉजिटिव होगी, और कब एंट्रोपी की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। रिएक्शन से कैसे पता करें, अगर आप किसी कोई भी गैसेस रिएक्शन है उसके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, तो इस सारी कंडीशन में डेल्टा एस जो है उसकी वैल्यू क्या रहती है, जीरो से ज्यादा रहती है। डेल्टा एस हमेशा क्या रहती है, जीरो से ज्यादा मीन्स पॉजिटिव। और अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो क्या रहती है आपके पास, जीरो से कम रहती है। कि जैसे आपके पास रिएक्शन आ रही PCl5 गैसेस से किसका फॉर्मेशन हुआ, PCl3 गैसेस प्लस Cl2 का फॉर्मेशन हुआ। PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 का फॉर्मेशन हुआ। आपको कहा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू जीरो होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, या लेस देन जीरो होगी। तो अपन देखेंगे डेल्टा एनजी कि सर डेल्टा एनजी क्या होता है। डेल्टा एनजी हो गया आपके पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आपके पास कितने मोल है? 2। रिएक्टेंट में कितने मोल है आपके पास? है ना। तो डेल्टा एनजी अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 हो, डेल्टा एनजी अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 हो, तो डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या रहती है? 0 से ज्यादा रहती, ग्रेटर देन 0 रहती है। बिकॉज अगर यूं देखें तो नंबर ऑफ मोल्स आप इंक्रीज कर रहे हो, पहले नंबर ऑफ मोल कितने थे? टोटल 1 थे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हो गए? 2 हो गए, है ना। यानी कि डेल्टा एनजी जो है वो आपके पास ग्रेटर देन क्या आ गया? 0 आ गया। कि सर कैसे आ गया? क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में कितने मोल है? 2। एक PCl3 का है और एक आपके पास कितना है? Cl2 का। PCl5 के कितने मोल है आपके पास? 1। तो 2 में से आप 1 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 है। और वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एस भी आपके पास क्या होगा? ग्रेटर देन 0। यानी कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या है आपके पास? ग्रेटर देन 0। आपके पास रिएक्शन आगे लाइक N2 प्लस 3H2, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास? 2NH3। अब इसके लिए अगर डेल्टा एनजी की बात करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं आपके पास? 2। प्रोडक्ट है हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, रिएक्टेंट हमेशा कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। कितने मोल्स है आपके पास प्रोडक्ट के? 2। रिएक्टेंट के कितने हैं आपके पास? 4। अपने को क्या करना है भैया? 2 माइनस 4 करना है। 2 माइनस 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? -2। -2 है वो क्या है? डेल्टा एनजी लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आ गया डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी अगर लेस देन 0 हो तो आपके पास डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो भी क्या रहेगी? लेस देन 0 रहेगी। डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास किस में आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। आपके पास ये रिएक्शन आ गई कि कैल्शियम कार्बोनेट, इससे आपने किसका फॉर्मेशन करा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपके पास क्या आ गया? CO2। CO2 गैस। इसके लिए भैया डेल्टा एस की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो सॉलिड को तो कैलकुलेट ही नहीं करेंगे अपन, सॉलिड को काउंट नहीं करते, क्योंकि बिकॉज अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? डेल्टा एनजी। जी का मतलब क्या हो गया? गैसेस। जी का मतलब क्या हो गया? गैस हो गया। तो ये CaCO3 आपके पास कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, वो भी कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। CO2 है वो आपके पास कौन सी स्टेट में है? गैसेस स्टेट में। तो इसके लिए डेल्टा एनजी जो है वो ग्रेटर देन आपके पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी आपके पास? ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाए तो अगर आप उसकी डेल्टा एनजी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो तो उससे आप बता सकते हो कि डेल्टा एस क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा या इक्वल्स टू 0 होगा। तो सर क्या होता है ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो या इक्वल्स टू 0 हो? तो देखिए आपके पास जैसे ये आ गया, इसके लिए बताओ कि भैया क्या होगा डेल्टा एस? कि CO2 ये 1 ATM पर है और CO2 ये 8 ATM। तो इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0। पहले प्रेशर कितना आ रहा है आपके पास? 1 एटमोस्फेयर। अब प्रेशर कितना हो गया? 8 एटमोस्फेयर। 8 एटमोस्फेयर हो गया। मैंने कहा प्रेशर जब भी इंक्रीज करोगे तो उस समय डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन 0। ये सर क्यों रहती? क्या रीजन? तो एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या देखते हैं? दैट रैंडमनेस। अगर आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? पास पास में आ जाएंगे। पहले वो ही CO2 1 एटमोस्फेरिक गैसेस 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे थी, तो यानी कि आपके गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर 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 थे। दूर दूर थे तो क्या हो गया उसमें? रैंडमनेस क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब आपने क्या करा? प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो जब भी अपन प्रेशर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स जो है गैसेस के वो क्या हो जाएंगे? पास पास में अरेंज हो जाएंगे। यानी कि रैंडमनेस क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। तो रैंडमनेस अगर डिक्रीज करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जब भी कभी आप किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज कर देते हो तो प्रेशर इंक्रीज करने पर डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास क्या होगी? लेस देन 0 है। ये अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, CO2 8 एटमोस्फेयर है, CO1 एटमोस्फेयर है, तो यहाँ अब आप क्या कर रहे हो? प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो। प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्यों होती है? बिकॉज जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा रैंडमनेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी तो एंट्रोपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अपन वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो रैंडमनेस क्या होगा? आपके पास इंक्रीज होगा, और रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0। ठीक है। हाँ, होता क्या है सर? डेल्टा एस की वैल्यू 0 हो, डेल्टा एस की वैल्यू
आपके पास पॉजिटिव हो या डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाती, डेल्टा एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होगा कि रिएक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगी आपके पास, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन जीरो है तो रिएक्शन आपके पास क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या हो गया कि रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा आपको, कोई ना कोई फैक्टर होगा जिसके कारण से रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। और डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास अगर जीरो आ जाए तो रिएक्शन जो है वो कहाँ रहती है, इक्विलिब्रियम। किसी रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा एस की वैल्यू जीरो आ जाए तो रिएक्शन कहाँ होगी आपके पास, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हो गया कि वो स्टेट जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। When the concentration of reactant is equal to the concentration of product, तो उस स्टेट को अपन क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो इक्विलिब्रियम में होगी, डेल्टा एस की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो आपके पास क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन सी रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है या कौन सी रिएक्शन है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन है तो उस कंडीशन को अप्लाई करो। तो भैया डेल्टा एस पॉजिटिव या डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एस जीरो, तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। आपको कोई एक्सटर्नल वर्क करना नहीं पड़ेगा। कि जैसे अगर मैंने कहा था कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में कि वाटर जो है वो हाई लेवल से लो लेवल तक तो अपने आप आ जाता है, पर लो लेवल से हाई लेवल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क कौन करता है, वो मशीन करती है। वो क्या करती है कि वाटर को क्या करता है, लो लेवल से हाई लेवल पर लेकर जाता है। तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल वर्क हो गया। और यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क के कंप्लीट नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपको वाटर को लो लेवल से हाई लेवल पर लेके जाना है या फिर हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर करना है तो आपको एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या है आपके पास, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्लोट कहते हैं। पहला फ्लोट हो गया, फिर स्लोट हो गया, फिर फ्लोट हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मेजर जो एप्लीकेशन है थर्मोडायनामिक्स में वो सारी की सारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, सेकंड और थर्ड पे अपन इतनी नहीं देखते। ठीक है ना। तो डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, और आपके पास क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट देखते हैं, आ गया ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और इस पे भी एंट्रोपी पे काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। सबसे पहला आता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मीनिंग क्या होगा, मेल्ट करना किसी चीज को, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, फ्यूजन कह देते हैं। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन होता क्या है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करती है उसको अपन क्या कह देते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कह देते हैं। तो डेल्टा एस की वैल्यू को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ के सर, एच एफ मीन्स हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। एक कभी कभी क्वेश्चंस में क्या दे रखा होता है, लेटेंट हीट दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको अपन एल एफ कहते हैं। अब एल एफ गिवन हो तो क्या करेंगे, क्या आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है तो आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो अपन क्या करेंगे, तो जो डेल्टा एच एफ होता है वो इक्वल्स टू होता है एम एल एफ के। सर एम क्या है, एम सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास। क्या आपके पास आइस है, आइस को किस में कन्वर्ट करना है, आपको वाटर में कन्वर्ट करना है। कह दिया कि इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो आपके पास 60 है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 60 है। तो आप कैलकुलेट करो चेंज इन एंट्रोपी कितना हो रहा है। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ अपॉन टी।
और डेल्टा एच एफ पहले कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे होता है एमएलएफ से 18 इंटू 60 कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच एफ आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या था आपके पास कि ये था कि आपके पास आइस है, आइस के लिए एलएफ की जो वैल्यू है वो आपके पास 60 है, ठीक है। आइस को क्या करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है, आप चेंज इन एंट्रोपी बताइए। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट कब करते हैं अपन, 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि टेम्परेचर आपके पास कितना होता है 273 केल्विन, ठीक है। अब ये आपको एलएफ दे रखा है, फॉर्मूला क्या है अपने पास कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ अपॉन टी। तो डेल्टा एच एफ पहले कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम इंटू एल एफ से। तो आपके पास डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि डेल्टा एच इक्वल्स टू 60 इंटू 18 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 273। इससे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, एंट्रोपी कैलकुलेट कर। तो एल एफ क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। डेल्टा एच एफ जो है यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो किसके इक्वल होता है, वो एमएलएफ के इक्वल होता है। एम आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोई भी सब्सटेंस हो। अगर आइस है तो अपन उसको क्या लिखते हैं, H2O कहते हैं। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया अपने पास, 18 हो गया। कोई और सब्सटेंस हो तो उसका भी अपन कहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन आ जाएगी। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट करने पर जितनी एंट्रोपी में चेंज आता है उसको अपन क्या कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। कि आइस को आपको क्या करना है, वाटर में चेंज करना है, तो वहां पे एंट्रोपी चेंज कितनी हो रही है। तो पहले एंट्रोपी अलग थी, फिर आपके पास एंट्रोपी अलग होगी। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ अपॉन आपके पास क्या आ जाता है, टी आ जाता है। ओके, तो ये आपके पास हो गया एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट अपन देखेंगे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, किसी भी सब्सटेंस को उसके लिक्विड स्टेट से उसके गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंट्रोपी में चेंज आता है उसको अपन कहते हैं एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तब करेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट पे तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट पे जो एंट्रोपी में चेंज आ रहा है कि किसी भी सब्सटेंस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जब उसकी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो एंट्रोपी में जो चेंज आएगा उसको एंट्रोपी ऑफ अपन ने क्या कहा था, फ्यूजन कहा था। वेपोराइजेशन क्या होगा कि किसी भी सब्सटेंस के उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जब उसको उसकी लिक्विड स्टेट को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो एंट्रोपी में चेंज होगा उसको अपन क्या कहेंगे, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच वी अपॉन आपके पास क्या आएगा, टी। टी आपके पास क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। पीछे जो आपके पास टी था वो आपके पास क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था। यहाँ पे टी आपके पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एच भी क्या हो गया, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन में अगर आपको लेटेंट हीट दे रखे गिवन हो तो डेल्टा एच वी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम एल वी हो जाता है। एम आपके पास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, और एलवी क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और डेल्टा एच का फॉर्मूला आपको गिवन होगा, हीट गिवन होगी, टेम्परेचर अपने को पता है कि वाटर को अगर अपन वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है। तो 100 डिग्री है सेल्सियस है, बट अपने को वैल्यू जो है वो टेम्परेचर की किस में रखनी है, केल्विन में रखनी है। वो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन, है ना। टेम्परेचर की वैल्यू न्यूमेरिकल कोई भी करते हो तो हमेशा किस में रखना है अपने को, टेम्परेचर केल्विन में रखना है। और वो शायद चेंज करना सबको आता होगा कि डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, 273 उसमें ऐड करना, है ना। एग्जैक्ट तो 273.15 होता है, पर अपने को प्रॉब्लम नहीं हो कैलकुलेशन करने में, इसके कारण से अपन 273 ही लेते हैं उसको। नेक्स्ट आता है अपने पास एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मीनिंग क्या होगा कि जब भी किसी सब्सटेंस को आप सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट करते हो, वेपर में या गैसेस स्टेट में,
तो अपन क्या यूज करते हैं, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन यूज करते हैं। अब एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच एस अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले सेम है, पर हीट कौन कौन सी यूज कर रहे हो। अगर हीट ऑफ फ्यूजन यूज कर रहे हो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, हीट ऑफ फ्यूजन यूज करने पर अपने पास वो आ जाएगा डेल्टा एस, यानी कि एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। वेपोराइजेशन की यूज कर रहे हो तो आपके पास एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन आ जाएगा। सब्लिमेशन की यूज कर रहे हो तो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास एक और आ जाता है, एंट्रोपी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब किसी एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट करता है। कि कार्बन है डायमंड की फॉर्म में, उसको आपको ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है वो आपके पास क्या होता है, वो एंट्रोपी चेंज को कहते हैं एंट्रोपी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कि डायमंड है उसको अपने को ग्रेफाइट में चेंज करना है, ग्रेफाइट है उसको अपने को फ्लोरीन में चेंज करना है, तो वहां पे एंट्रोपी पे क्या चेंज आएगा। कि अगर अपन जनरली मैं आपको पूछूं कि ग्रेफाइट और डायमंड में से एंट्रोपी ज्यादा किसकी होती है, तो वो ग्रेफाइट की होती है, बिकॉज ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसके कारण से उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। तो ये टोटल 4 टाइप की एंट्रोपी है कि सब्लिमेशन की कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है, और वेपोराइजेशन क्या हो जाता है, और फ्यूजन क्या हो जाता है। सारों का फॉर्मूला सेम है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। यहाँ पे कौन सी हीट आप यूज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अगर आप मेल्ट कर रहे हो तो हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, आप अगर वेपर उसको वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा, अगर आप उसको सब्लिमेट कर रहे हो तो यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगा, और उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे हीट ऑफ क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास कोई रिएक्शन आ जाए तो उस रिएक्शन की आप एंट्रोपी कैलकुलेट करो, है ना। कि जैसे आपके पास रिएक्शन आ गई, दैट ए है, ए से आप किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, बी का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज कितना होगा, है ना। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाते हैं कि डेल्टा एस इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस आपके पास क्या आ जाता है, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। सर एक एग्जांपल देखिएगा, आपके पास H2 है प्लस आपके पास Cl2 है, इससे मान लीजिए कि किसका फॉर्मेशन हुआ, 2HCl का। आपको कह दिया कि यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ चेंज इन एंट्रोपी आप कैलकुलेट करें, H2 है प्लस Cl2 है प्लस HCl है। आपको गिवन क्या है कि HCl के लिए जो S की वैल्यू है वो गिवन है अपने पास, मान लीजिए 0.19। H2 जो है उसके लिए आपके पास गिवन है वैल्यू 0.16, और Cl2 जो है उसके लिए मान लीजिए कि एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो गिवन है 0.17। ठीक है। ये आपके पास क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, ये आपके पास क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो इसकी एंट्रोपी कितनी आएगी कि 0.16 प्लस क्या करेंगे 0.17, तो ये कितना आ गया अपने पास 0.33। इसकी एंट्रोपी कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 0.19, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 0.38। तो अपने को अब क्या करना है कि प्रोडक्ट की जो एंट्रोपी है उसमें से किसको माइनस करना है, रिएक्टेंट की एंट्रोपी को। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी आपके पास कितना है 0.38 माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी कितना है 0.33, तो आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05। ये एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया ना, कि कोई भी आपके पास रिएक्शन गिवन हो, तो रिएक्शन गिवन हो तो आपको कह दे कि इसके लिए आप एंट्रोपी कैलकुलेट करो, तो आपके पास क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। समेशन का साइन है, मींस आप रिएक्टेंट कितने भी हो उनकी एंट्रोपी को आप ऐड करोगे, प्रोडक्ट कितने भी हो उनकी एंट्रोपी को आप ऐड करोगे, फिर प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस आप क्या कर दोगे, रिएक्टेंट की एंट्रोपी करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा। तो ये अपना एंट्रोपी वाला टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। गिब्स फ्री एनर्जी सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क करने के लिए काम में आए। अब एनर्जी है ना, दो टाइप के वर्क हो सकते हैं, एक यूजफुल हो सकता है, एक अनयूजफुल हो सकता है। आपकी भी एनर्जी दो वर्क में यूज होती है, पढ़ाई में भी यूज होती है और दूसरी चीजों में भी यूज होती है। तो जो पढ़ने में यूज आए वो अपने पास कौन सी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी होगी। तो किसी भी सिस्टम में जो यूजफुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी यूज में होती है उसको अपन कौन सी एनर्जी कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी, इसको अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में।